जो कि है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये हमारे लिए पहला चैप्टर होगा जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल का सफ़र चालू होता है जो कि 12th तक तो ख़त्म बिल्कुल नहीं होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, तो ये चैप्टर आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने चैप्टर नंबर 2 मतलब कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ना पढ़ी हो, क्योंकि वो बिल्कुल रिलेटेड है इससे। चाहे आप किसी और टीचर से पढ़िए, चाहे मैंने पहले ही वीडियोस अपलोड कर दी है चैप्टर नंबर 2 की, तो आप वो जाके देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट से। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बैलेंस शीट। आप सबने सुना होगा कि बैलेंस शीट होता क्या है। तो बैलेंस शीट ना आप देखो मैंने बना रखा है, ये आपको लग रहा होगा अकाउंट बना रखा है, बट बैलेंस शीट अकाउंट्स नहीं होता है। ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करता है। एसेट्स क्या होती है और लायबिलिटी क्या होती है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। फिर भी हम देख लेते हैं कि लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। कर्ज उधार हमारी लायबिलिटी होती है, और एसेट्स का मतलब होता है हमारी संपत्ति, कि हमारे बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट हो रखा है, उसमें कितनी चीज़ें हैं, वो सारी हमारी एसेट्स हैं। तो बैलेंस शीट्स के अंदर ये लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड, इन दोनों का टोटल हमेशा इक्वल ही होता है। कि हमारे बिजनेस में कभी भी जितनी एसेट होगी उतनी लायबिलिटी होगी, ये रूल है और ये बिल्कुल लॉजिकल रूल है। जैसे कि हम मानते हैं जो हम कैपिटल लगाते हैं ना, कैपिटल बिजनेस में, वो बिजनेस कंसिडर करता है एज अ लायबिलिटी। क्योंकि मान लो ओनर ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, 5 लाख रुपए उसने अपने बिजनेस में लगाए, तो फर्म जो है, उसकी कंपनी जो है, वो उसके कंपनी के लिए वो 5 लाख रुपए उसके ओनर द्वारा जो लगाया गया है ना, वो उस कंपनी के लिए उधार है। तो इसीलिए कैपिटल हमेशा लायबिलिटी साइड पे आता है। कैपिटल क्या है, बिजनेस की लायबिलिटी होती है। ओनर के द्वारा लगाया हुआ पैसा ओनर का तो होता है, बट बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, इसीलिए लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड पे आएगी। तो कैपिटल जो भी हो, कैपिटल जो भी हो वो लायबिलिटी होती है फर्म की, बिजनेस की। अब एसेट्स में हमारी बहुत सी एसेट्स हो सकती है, जैसे फर्नीचर हमारी एसेट है, फर्नीचर हमारी बिजनेस की एसेट है। हमारे बिजनेस में अगर कुछ भी हमारे पास कैश है, कैश है तो कैश हमारी क्या है, एसेट्स है। कैश एसेट्स है भाई, बता रखा है। अब नेक्स्ट क्या है, बैंक। जो बैंक में हमारे पास पैसे पड़े हैं वो भी हमारी एसेट है। और एसेट क्यों है, तो एसेट इसलिए है क्योंकि बैंक में जो पैसा पड़ा है, अब वो बिजनेस के नाम से, मान लो हमारी कंपनी का नाम है, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे अकाउंटिंग अरीना नाम की हमारी एक कंपनी है, मान लेते हैं, एज्यूम कर लो। अब कोई भी बंदा अगर हमें कोई पेमेंट करता है तो चेक देगा, चेक में क्या लिखेगा, अकाउंटिंग अरीना, तो ये क्या जाएगा, बिजनेस के अकाउंट्स में डिपॉजिट होगा। तो ये बिजनेस का पैसा, बिजनेस की तो संपत्ति है, बिजनेस में लगी हुई, क्योंकि बिजनेस में हमारा जो भी सामान है वो सारी हमारी एसेट्स है, तो पैसा भी तो बिजनेस का है, तो बिजनेस का एसेट होगा, चाहे बैंक में हो चाहे हाथ में हो, तो बैंक भी हमारा एसेट्स है। अब जैसे कि हमारे पास कार है जो फर्म की यूज़ है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास जितनी भी ट्रक्स हैं, टेम्पोज हैं, वो सारी फर्म की एसेट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कार भी हमारी एसेट्स है। वो ओनर का नहीं होना चाहिए, जो भी चीज़ बिजनेस की होती है वो बिजनेस की एसेट है। अब ओनर अगर अपनी पर्सनल कार से ऑफिस आता है या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कार यूज़ कर रहा है, तो वो उसकी एसेट नहीं होगी बिजनेस की, क्योंकि वो उस बंदे की है, उस ओनर की है, वो पर्सनल है उसका। बट जो बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है, अब जिस कार का यूज़ बिजनेस में हो रहा है, तो वो कार क्या है, बिजनेस की एसेट है। ऐसी ही बहुत सारी एसेट्स होती है, ठीक है। हम सारी एसेट में अभी लिखवाऊंगा आपको, अप्रॉक्सीमेटली सभी एसेट कवर करेंगे हम, और सारी लायबिलिटीज भी कवर करेंगे। फिलहाल हम बैलेंस शीट समझा रहा हूँ उसमें कि बैलेंस शीट में होता क्या है। अब कैपिटल उधार थी बिजनेस की, मैंने बता दिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखो, मान लो किसी को हमने मतलब कि एक ट्यूशन सेंटर खोल रखा है ना, ट्यूशन सेंटर खोल रखा है, हम उसका रेंट पे करते हैं 10,000 पर मंथ। 2 महीने से मैंने रेंट नहीं दे रखा है, तो रेंट क्या है, उधार ही तो है, मुझे देनी तो पड़ेगी, तो उसको हम अकाउंटिंग भाषा में लिखते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। अब 10,000 दे रहा था 2 महीने की, मान ले, अभी हम मानते हैं कुछ भी फिगर हो सकती है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लायबिलिटी है।
ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारी लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब होता है उधार। अगर किसी भी चीज के साथ आउटस्टैंडिंग लग गया मतलब वो लायबिलिटी है, वो उधार है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब कि वो रेंट जो हमें देना है लेकिन दिया नहीं है। अब जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस जो अभी आउटस्टैंडिंग है, जो भी उधार में है, जो हमने देना है लेकिन वो एक्सपेंस हमने अभी तक बेयर नहीं किया है, दिया नहीं है। ऐसी एसेट भी हमारी हो सकती है। अब जो लेना है और लिया नहीं है वो हमारी इनकम है ना। मान लो हम ट्यूशन पढ़ा रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन्होंने पैसे अभी मुझे दिए नहीं है, मतलब उनको मैंने 2 महीने पढ़ा दिया है, उनकी 2 महीने की फीस आनी है। मतलब मैंने कमा तो लिया है, बस मेरे हाथ में नहीं आया, मतलब कि मैंने एक्रूड तो कर लिया बट मुझे मिला नहीं है। तो उसको मैं क्या बोलूँगा? अक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम, ठीक है, एक्रूड इनकम, एक्रूड वर्ड जिस चीज के साथ भी लग जाएगा वो समझ लो वो इनकम है जो हमने कर रखी है, मतलब कि हमें मिलनी तो थी बट मिली नहीं है, वो एक्रूड हो जाएगा। समझ गए? तो बैलेंस शीट में ये कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारे क्रेडिटर जो होते हैं, क्रेडिटर क्या होता है, कौन होते हैं, बता रखा था ना कि मतलब कि जो हमने मतलब जिससे उधार में सामान ले रखा है, जिस बंदे से हमने उधार में सामान ले रखा है वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। तो क्रेडिटर भी हमारे बिजनेस की लायबिलिटी है, क्रेडिटर भी हमारे बिजनेस की लायबिलिटी है। क्रेडिटर कौन थे? वो बंदे जिसको हमने उधार में सामान दे रखा है, तो हमारे डेटर्स थे, तो हमारी क्या थी? एसेट थी। मतलब हमें उनसे पैसे मिलने हैं बट मिले नहीं है, तो डेटर हमारी एसेट होती है। तो पता चल गया बैलेंस शीट पे हम कैसे इधर एसेट शो करते हैं, इधर लायबिलिटी शो करते हैं, और हमेशा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी होता है इस बैलेंस शीट में। हमेशा जो ये आएगा वही अमाउंट यहाँ आएगा। अगर ये नहीं आ रहा है सेम तो मतलब आपने कहीं गलती की है। बैलेंस शीट मैच होना चाहिए क्योंकि लायबिलिटी हमेशा एसेट्स के बराबर होती है। ये लॉजिकल है बिल्कुल। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, तो उसके कुछ रूल्स हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि हमारा चैप्टर 5 है, उसको करने के लिए हमें ये कुछ रूल्स को ध्यान में रखना है। तो पहला रूल क्या है? एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू साइड इफेक्ट, मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसका 2 साइड इफेक्ट जाएगा, सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट नहीं जाएगा, 2 साइड इफेक्ट जाएगा। अब सेकंड जो रूल है वो है एवरी इनकम विल बी एडेड टू कैपिटल, जो भी इनकम हमें होगी वो कैपिटल में जोड़ी जाएगी, एडिट की जाएगी, क्रेडिट की जाएगी। अब ये क्यों? अब देख लो, तुम्हारी बिजनेस में कैपिटल लगा रखा है तुमने 10 लाख और तुम्हें 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो भाई साहब वो क्या है? कैपिटल ही तो तुम्हारी बढ़ गई। पहले 5 लाख की थी, अब 7 लाख की होगी। 2 लाख क्या है? इनकम कैपिटल में ही तो जुड़ेगी, तुम्हारी पूंजी बढ़ तो गई। नेक्स्ट जो रूल है हमारा वो है एवरी एक्सपेंस विल बी माइनस फ्रॉम कैपिटल। बिल्कुल लॉजिकल है। जो भी हम खर्चे करेंगे, जो भी हम मान लो जिससे हमने उधार में सामान ले रखा है उसको हम पेमेंट करेंगे, तो हम क्या अपनी कैपिटल में से ही तो देंगे पैसा, जाहिर सी बात है, हम अपनी कैपिटल में से ही पैसा देंगे। तो एवरी एक्सपेंस विल बी माइनस फ्रॉम कैपिटल, बिल्कुल सही रूल है। अब ये एक इम्पोर्टेंट देखो, इक्वेशन शुड ऑलवेज बी मैच। अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम करेंगे ना तो हमेशा मैच होगी, इससे हमारा आंसर क्रॉस चेक होगा। मतलब अगर मैच नहीं हो रही मतलब हमने गलती कर रखी है। तो ये 4 रूल्स याद रखना, इन्हीं 4 रूल्स पे और चैप्टर नंबर 2 पे बेस है हमारा ये चैप्टर 5। तो अब मैं लिखवाता हूँ आपको कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज, जो याद रखना आप कि ये एसेट और ये लायबिलिटी होती है। हाँ, तो ये लिस्ट है कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट पूरे नहीं है, ये कंप्लीट एसेट्स और कंप्लीट लायबिलिटी की लिस्ट नहीं है, बहुत सारे और एसेट्स और लायबिलिटी होते हैं, बट ये कुछ ऐसे कैपिटल मैंने एसेट्स और लायबिलिटीज लिखी हैं जो कि हमें इस चैप्टर में हेल्प करेंगी। तो जो हमारा सबसे पहला वो है कैश। कैश आप सबको पता है बिजनेस का पैसा, उसकी एसेट्स होती है। बिजनेस का पैसा जो बैंक में रखा है वो भी हमारे लिए एसेट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्नीचर एंड फिटिंग। अब किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी के अंदर जो रखी हुई फर्नीचर्स है, उसकी फिटिंग्स है, वो उसके लिए उसकी एसेट्स होती है। नेक्स्ट हमारा डेटर। डेटर वो जिन्हें हमने उधार में सामान बेच रखा है, मतलब उनसे पैसे आने हमें, तो मतलब ये भी हमारी एक एसेट्स है। स्टॉक, मतलब हमारे पास किसी भी गुड्स का जो स्टॉक है, स्टॉक और इन्वेंट्री सेम होता है, तो जो भी स्टॉक और इन्वेंट्री है वो फर्म की एसेट्स है। नेक्स्ट मशीनरी, जो मशीन से हमें प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट प्लांट। प्लांट क्या होता है? मशीनरी ही होती है टाइप की, लेकिन प्लांट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये शिफ्ट नहीं होते इजीली।
तो प्लांट्स भी हमारे मतलब प्रोडक्शन के लिए हेल्प करती है। ये हमारी एसेट्स है। बिल्डिंग, जहाँ पे हमारा फर्म है, जो हमारी कंपनी की बिल्डिंग है, वो कंपनी की एसेट्स है। लैंड, वो ज़मीन जहाँ पे हमारा बिजनेस या फिर फर्म है, वो बिजनेस की एसेट्स है। अब गुडविल, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। अब इंटेंजिबल का मतलब क्या है? इंटेंजिबल का मतलब वो एसेट्स जो हम देख नहीं सकते, जो हम छू नहीं सकते, वो एसेट्स। अब गुडविल होता क्या है? गुडविल मतलब किसी भी फर्म का उसका नाम, उसका ब्रांड वैल्यू। जैसे कि हमने देखा है अग्रवाल स्वीट्स कितना फेमस है, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट होती है। हमारे माइंड में अग्रवाल सुनते ही क्या आता है? भाई अग्रवाल की मिठाई है मतलब बढ़िया ही होगी। तो उसकी ब्रांड की वैल्यू है, अग्रवाल नाम की वैल्यू है। जैसे कि बाटा के शूज़ हो गए, स्पार्क्स के हो गए, ये सब ब्रांड वैल्यू। तो इस ब्रांड के भी कुछ पैसे होते हैं। जब भी मान लो अब अमेजोन कंपनी है, अब जितना अमेजोन ब्रांड की वैल्यू उतना फ्लिपकार्ट की नहीं है, उसके कॉम्पिटिटर है, बट ब्रांड वैल्यू क्या अमेजोन की ज़्यादा है, इसलिए उसके शेयर्स प्राइस भी ज़्यादा है। तो जैसे अगर कोई भी, जैसे तुम्हारे एरिया में मान लो एक कुलचे वाला है जो बहुत फेमस है, और वो अपनी शॉप किसी को बेचेगा, तो अपने नाम के भी पैसे लेगा कि भाई मेरे नाम से तो अपनी दुकान चलाएगा ना, तो तेरे पास कस्टमर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैंने इतना नाम बना रखा है। तो वो गुडविल की वैल्यू जो होती है, मतलब गुडविल वो उस बिजनेस का नाम, तो उस नाम के भी कुछ पैसे होते हैं। तो ये भी हमारी बिजनेस की एसेट्स होती है। अब ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क मतलब जो लोगो हम रजिस्टर करवाते हैं। जैसे कि ये डोम्स का है, डोम्स का मार्केट आपको दिख रहा है, तो ये डोम्स क्या है? ट्रेडमार्क करवा रखा है कि ऐसा डोम्स, ये लोगो, ऐसा प्रिंट सिर्फ यही कंपनी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो उस पर केस कर सकते हैं, उससे पेनल्टी ले सकते हैं, उसको उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ट्रेडमार्क भी हमारी एसेट्स होती है, क्योंकि और कोई इसे यूज़ नहीं कर सकता है। तो पता है क्या होता है? पेटेंट्स मतलब कुछ आपने ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाया, या फिर आपकी स्वीट शॉप है, आपने कुछ ऐसा इन्वेंट किया कि आपकी कोई मिठाई बहुत अच्छी बन रही है, आपसे अगर आपके अलावा और कोई नहीं बना सकता, तो आपने उसका क्या करवा लिया? पेटेंट करवा लिया। अब वो है कि आप पेटेंट राइट आपको प्रोवाइड हो गया कि ये चीज़ सिर्फ अब आप ही कर सकते हो, आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। मतलब आपने कोई फॉर्मूला बना लिया, तो आपके नाम से पेटेंट है कि ये सिर्फ आप यूज़ करोगे, या फिर आप जिसको चाहोगे वो यूज़ करेगा और कोई नहीं करेगा। तो पेटेंट समझ में आ गया। अब हम देखते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब वो इनकम जो हमें हो तो गई है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है। जैसे कि मान लो कोई कमीशन था जो हमें मिलना था, बट मिला नहीं है, मतलब एक्रूड तो है लेकिन मिला नहीं, मतलब मिलने हैं मिले नहीं है। तो हमारी तो एसेट ही है, मिल मतलब कमा तो लिया हमने, अर्न तो कर ही लिया है, बट आए नहीं हाथ में। तो एक्रूड इनकम भी हमारी एसेट्स होती है। बियर मतलब बिल्स रिसीवेबल, मतलब कि मान लो आपके कंपनी में या फिर आपके शॉप पे कोई बंदा आया, बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए लेकिन उधार में। आपने बोला भाई मैं तुझे उधार में कैसे दे दूँ, मुझे तुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तो मतलब जो सामने वाला है उसने आपको ये बोला कि मैं तुम्हें एक बिल देता हूँ, और उस बिल पे ये लिखा होगा कि मतलब इतने दिन बाद मैं तुम्हें इतने का पेमेंट करूँगा। तो तुमने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि वो बिल अब पे गया है, वो पैसे उसे देने ही पड़ेंगे, वो लीगल एविडेंस है। अगर वो नहीं देता तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो मतलब वो बंदे जिससे तुम्हें बीआर मिला है, बिल्स रिसीवेबल, पैसे तो नहीं मिले ना, बीआर मिला है, तो ये भी हमारे एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट है कमीशन एक्रूड, यही वाला वर्ड यहाँ पे हमने देखा था ना, एक्रूड इनकम, ऐसी एक्रूड कमीशन। कमीशन मतलब जो वो कमीशन जो हमें एक्रूड है लेकिन अभी तक मिली नहीं है, तो ये भी हमारी एसेट्स है। हम लायबिलिटी देखते हैं। क्रेडिटर आप सबको पता है, वो होता है जिससे हमने उधार में सामान खरीदा है, तो हमने उधार में सामान खरीदा है तो वो हमारी लायबिलिटी है। नेक्स्ट है बिल्स पेबल। जैसे यहाँ पे बीआर की बात हुई थी, वैसे अगर हमने किसी से उधार खरीदा है और उसे हम पे ट्रस्ट नहीं है, तो उस केस में हमने क्या किया है? हमने बोला है कि भाई हम तुम्हें ये बिल दे रहे हैं, तो तुम ये बिल ले लो और ये सामान दे दो। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? बिल्स पेबल, जिसे हमने बिल पे किया हुआ है। तो ये हमारी क्या, उधार में सामान खरीदा, देना तो है हमें, तो ये हमारी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब बताया था कि वो रेंट जो हमें देनी है लेकिन हमने अभी तक दिया नहीं है, वो भी हमारी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब वो सैलरी जो देनी तो है मगर दी नहीं है, ये भी हमारी लायबिलिटी है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब वो खर्चे जो देने हैं, मतलब हो चुके हैं लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं कर रखी है, तो ये भी हमारी लायबिलिटी है। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब कोई भी कमीशन हमें रिसीव हो गया एडवांस में। अब तुम ही सोचो कि तुम्हें कोई काम करना था, उसके बदले में तुम्हें कमीशन मिलनी है, तो उसने काम करने से पहले ही तुम्हें दे दिया। तो अब क्या है, जब तक तुम उसका काम नहीं करोगे तब तक ये पैसा तुम्हारा तो हो नहीं गया। अगर उसका काम तुम नहीं करोगे तो वो तुमसे वो पैसे वापस मांगेगा। तो इसीलिए वो कमीशन जो हमें पहले ही मिल चुकी है वो हमारी लायबिलिटी होती है। ऐसी रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, वो रेंट जो तुम्हें एडवांस में मिल गई है। अब मान लो तुम अगर चाहते हो
रेंट तुम्हें एडवांस में मिल गई है, अब तुम उसको रहने नहीं दोगे, तुम्हें उसका रेंट वापस करना पड़ेगा ना। तो मतलब कि रेंट रिसीव्ड इन एडवांस में हमारी लायबिलिटी है। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम बैंक, किसी बैंक से तुमने लोन लिया, उधार लिया है भाई साहब, लायबिलिटी है। नेक्स्ट सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, तुम्हें सैलरी मिल गई है एडवांस में, तो जब तक तुम उसका काम नहीं करोगे तब तक वो पैसा तुम्हारा नहीं होने वाला, तो ये भी हमारी लायबिलिटी है। और नेक्स्ट है बोरोविंग्स, बोरोविंग्स मतलब किसी से भी बोरो करना, उधार लेना, तो जो भी बोरोविंग्स होगी वो हमारी लायबिलिटी होगी। तो सिंपल सा था ये, आई होप समझ में आया होगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड ये सब पता करना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो इन्हीं के बेस पे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा के